जी, उसका आज माशाल्लाह हेज मुकम्मल हो रहा है। हेज हेज कर रही है, अभी हेज मुकम्मल है उसका, इंशाल्लाह सैटरडे को हो जाएगा कंप्लीट। 8 साल की हेज मुकम्मल हो जाएगा, फिर वो आगे स्कूलिंग शुरू होगी उसकी। बड़ी यही वाली बड़ी है, अभी तो 8 9 साल वाली। आमीन। ये इकरा रोज़ातुल अतफाल में, इकरा रोज़ातुल अतफाल है ना, उनका स्कूलिंग सिस्टम भी है, हिफ्ज़ के बाद स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ये साथ साथ अटेंडेंस लगाने में नाम ले रहा हूँ ना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान हयात खान, आयशा सना, नहीं आयशा सना, अम्मारा शेख, आमना राशिद, अनमोल, अनोद कादरी, अरीज खान, अरीशा सुहेल, बख्तावर, दुआ मुस्लिम, ईमान मुस्फिरा, इशाल सुनिसारा, फराज सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी, क्या नाम है? हाँ, आयशा, आशना असलम, आशना असलम। इसके बाद मैंने बख्तावर लिया था, बख्तावर नहीं है, फराज सिद्दीकी है। फायहा जिया, हादिया नरमीन, हमना शुएब, हानी गजनफर, हुदा अनीस, लाइबा, लाइबा तैमूरी, लाइबा है, लाइबा हैं आप, लाइबा तैमूरी, माहनूर, माहनूर, माहीन जुल्फ़िकार, माहरूख रसूल, माहिदा खान, मरियम खुर्शीद, मैमूना ईमान राव, महक, मुनीरा, मैमूना नहीं है ना, मुनीरा भी नहीं है, नेहा राशिद, नेहा कहाँ है, नेहा, राबिया फ़हीम, रीमा नाज, रोहम रेहान, रोमैसा एजाज, सादीना, सफ़ा उमर, सालिहा आरिफ, सना तारिक, सानिया आबिद, लिया नाम मैंने, सना तारिक भी लगाओ, शेर बानो, शिजा खुर्शीद, शिजा साजिद, सिमरन देवी, सुनैना, सईदा अफनान आदिल, सईदा आयशा, क्या है? नहीं 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 दी तो फिर कभी भी नहीं नहीं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। सईदा अफनान आदिल, अफनान, आयशा आकिल, सईदा आयशा उन्निसा, फायजा मोइन,
फाइजा मुइन है, फातिमा नाज, उम्मे हानी, फातिमा नाज लगा दी, उम्मे हानी, उम्मे अबीहा, अंजिला अरशद, उस्मान खान, वजिया वाहिद, वानिया सलमान। बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। हमारी बात चल रही थी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, यानी कि मैंने आपको बता दिया था दो किस्म के कल्चर की किस्में हैं। एक तो वो होता है कि जो चीज़ों के अंदर आपको सकाफ़त नज़र आती है कल्चर, और एक वो होता है जो चीज़ों के अलावा जो हमारी सोच है, आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, हमारे अकायद हैं, हमारी नीयत होती है, ये सारी चीज़ें जो होते हैं अमल वग़ैरह, इसके अंदर भी सकाफ़त जो है वो वाज़े तौर पर नुमाया होती है, नज़र आती है। ठीक है, अब इससे आगे आ जाएं तो डोमिनेंट सब कल्चर्स एंड काउंटर कल्चर, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब ये बाज़ ज़ेली सकाफ़तें होती हैं, बाज़ जो हैं वो गालिब सकाफ़तें भी होती हैं, बाज़ ऐसी सकाफ़तें भी हैं जो इंसदादी होती हैं, यानी कि उसको काउंटर कल्चर भी कहा जाता है। क्या मकसद, इसको आप इन डिटेल में अब यहाँ पर समझें। डोमिनेंट कल्चर क्या होता है, तो अब ये है कि यहाँ से स्लाइड्स पढ़ना शुरू करो, डोमिनेंट कल्चर पढ़ो, मैं समझाता हूँ आपको। हाँ, जो देखो अक्सरियत के साथ मेजॉरिटी वाइज गालिब कल्चर होता है, यानी कि हर दूसरा उस तरीके को, अंदाज को बड़े पैमाने पर ना कबूल कर रहा होता है, बड़ी आसानी से उसे जो है ना मुआशरे के अंदर अडॉप्ट कर लिया जाता है। हाँ, आम तौर पे बाज़ इलाक़ों में आप जाएं तो वहाँ पर बड़े पैमाने में पंजाबी कल्चर को बड़ा पसंद किया जाएगा। अगर आप हमारे ही लोग माशाल्लाह चले जाएं ये बलूचिस्तान, तो बलोची कल्चर को बड़ा वो करेंगे, क्योंकि और हो सकता है 10, 15, 20 अल्फाज जुमले बलोचियों के सीख कर भी जाएं, जान बचाना भी फ़र्ज़ है। तो लिहाजा गालिब सकाफ़त, मरकज़ी कल्चर जो होता है ना, जिसको हर मुआशरे के अंदर आम तौर पे बड़ी आसानी से अक्सरियत, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो बड़ा इजीली अडॉप्ट कर लेती है, तो डोमिनेंट कल्चर कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो इसके, नेक्स्ट लड़की। इसको अगरचे आप सरकारी तौर पर भी अगर इम्प्लीमेंट कर दें, यानी कि यूँ समझ लें कि अगर सरकार भी, आपकी गवर्नमेंट जो है ना, वो भी इसको, इस सकाफ़त को जो है ना एक्सेप्ट कर ले, तस्लीम कर ले, और उसमें मकसद उनके उसूलों और उनके लॉस के मुखालिफ भी कोई बात ना हो, चुनाचे वो भी इस तरीके के कल्चर को वाकई जो है ना उसकी खुसूसियात को देखते हुए, उसके तरीक़ों को देखते हुए, और गालिब सकाफ़त का मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के बड़ा इजीली उसको अडॉप्ट करने की वजह से अगर आपकी सरकार भी उसको जो है ना एक्सेप्ट कर ले, तो बस यही डोमिनेंट कल्चर की एक बड़ी निशानी होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में से। अब वो कोई भी कल्चर हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ आम तौर पे आप देखें तो नंबर प्लेट भी जी अब तब्दील कर रहे हैं, तो सिंधी उस पर अजरक का निशान आ गया, चाहे वो गाड़ियों की क्यों ना हो। इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है ना उस कल्चर को लाने की कोशिश होती है। सब कल्चर्स, नेक्स्ट लड़की। हाँ देखो, एक तो है ना कि एक आम तौर पे ज़्यादातर अक्सरियत
मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंसानों की उस कल्चर को अपनाती है। लेकिन एक होता है कि एक ख़ास मकाम के लोग, एक ख़ास अंदाज के लोग, उनका जो अपनी सकाफ़त होती है, अपना एक कल्चर होता है जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के बिल्कुल अपोज़िट है, उसकी मुखालफत करता है। तो ये एक ख़ास स्पेशल किसी जगह या मकाम के लोगों का जो एक ज़ाती कल्चर होता है, जो एक उनका अपना ख़ानदानी तौर तरीके होते हैं, सकाफ़त होती है, तो वो सब कल्चर कहलाएगी। यानी कि यूँ समझ लें कि भले सिंध के अंदर बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अपने सकाफ़त को कभी तर्क नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं, जैसे उर्दू स्पीक लोग हैं, तो उनका एक अपना अंदाज़ है, एक अपना कल्चर है, एक अपना रहन सहन है, तो ये सब कल्चर के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पढ़ लें, अगली लड़की इस रॉ में से आप पढ़ लो। जो एक मेजॉरिटी ऑफ कल्चर है ना, गालिब कल्चर जिसको कहते हैं, तो सब कल्चर उन इंसानों को उस मेजॉरिटी ऑफ कल्चर से बिल्कुल जो है ना डिफरेंट करता है, अलग करता है। और ये आपका जो है ना वो मुख्तलिफ़ अंदाज से हो सकता है। इसकी जो खुसूसियात होती हैं उनमें ये भी है कि ये नस्ल, मज़हब, उम्र, पेशा या इसी तरह मुश्तरका जो मफादात होते हैं ना, उसके अंदर ये कल्चर आपका मज़हब जो है ना वो ज़ाहिर होता है। जैसे आप सिंध के अंदर पूरा देख लें तो सिंधी कल्चर होने के बावजूद यहाँ पर जो उर्दू स्पीकिंग कल्चर है वो उनका अपना एक तर्ज़ अमल है, और वो कभी सिंधी कल्चर को इतना पसंद नहीं कर रहे होते, ना अपनाते हैं उस कल्चर को, लिहाजा ये उनको उनसे बिल्कुल डिफ़र कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है, और वो एक अपनी सकाफ़त और कल्चर की निशानी को ना वाज़े तौर पर ज़ाहिर कर रहे होते हैं। ये उनकी खुसूसियात में से होता है, अगरचे माइनॉरिटी के अंदर होता है ये कल्चर, लेकिन इतना पावरफुल और ऐसा ताकतवर होता है कि वो अपने तर्ज को, अपने तरीक़ों को नहीं छोड़ते और दूसरे के कल्चर और अंदाज़ पर नहीं जाते। चुनांचे आप देखें तो उर्दू स्पीक, अब ये उर्दू बोलने वाले इनकी जो ज़बान का जो तर्ज़ अमल है, जो प्रोनाउंसिएशन आप उसको कहते हैं, जो अंदाज़ होता है बोलने का, वो बड़ा साफ़ सुथरा और क्लियर कट होता है, जबकि दीगर ज़बानों के लोग जो हैं वो उस ज़बान में उतनी सफाई सुथराई के साथ नहीं बोल सकते उस ज़बान को। अगरचे वो उर्दू बोलने की कोशिश भी कर लें, सीख भी लें, लेकिन उनकी ज़बान में कुछ ना कुछ टेढ़ापन या कुछ भी उनकी अपनी ज़बान का अंदाज़ जो है ना वो ज़रूर आ जाता है। तो ये भी एक महारत होती है, और इसी महारत के पेश नज़र देखा जाए तो दुनिया में माशाल्लाह जो पाकिस्तान के रिलीजियस एजुकेशन है और मजहबी तालीम जो है ये पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, हत्ता कि अरबिस्तान के अंदर भी मशहूर है। बेटा मोबाइल बंद करो, आपको बात समझ आएगी ना। अरब लोगों के अंदर भी अपनी ज़बान को लेकर वो हैरान होते हैं कि हम खालिस अरबी हैं और पैदाइश भी अरबिस्तान की है और हम पले बड़े भी इधर हैं और हम अरबी को जितना करीब से हमने देखा है, लेकिन एक उर्दुस्तान से जो है ना एक आलिम दीन उठकर आता है और हमसे ज़्यादा फसी और बलीग अरबी में बात कर रहा है, तो वो हैरान हो जाते हैं और वाकई कहते हैं कि ये कमाल की बात है कि अपनी ज़बान होने के बावजूद वो गैर ज़बान वाले को अगर ये जो है ना प्राइज़ दे दे कि भाई आप तो हमसे ज़्यादा अच्छी हमारी ज़बान बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आज तक आपकी अंग्रेज़ी ज़बान बोलने वाले किसी को ये मेडल हासिल नहीं हो सका है, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है इस बात पे हमें कि हमारे अक्सर उलमा को अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडल मिल चुका है, जो कि एक हैरानगी की बात होती कि जिसकी ज़बान है वो ख़ुद कह रहे कि यार इतनी अच्छी अरबी ज़बान फसाहत और बलागत के साथ और मुकम्मल ग्रामेटिकल वाइज जो कुरान की ज़बान है उस अंदाज़ में, उस सेंस में आप अरबी बोल रहे हैं,
जो कि एक आम आदमी भी नहीं बोल सकता। हत्ता कि मैं आपको हैरानगी की बात बताऊं कि जब मैं खुद उधर गया था तो जब हम उनसे उनकी ज़बान में थोड़ी बहुत बातचीत करते थे तो वो हमसे फ़ौरन दोस्ती करते थे। अरबी लोग जो किसी को घास नहीं डालता कभी, आपको तो वो ऐसे भगा देगा ना, निकाल देगा। हरम में दाखिल भी नहीं होने देते, अपने उसूलों के पक्के, लेकिन वो हमें जाने आने देते थे। वजह क्या थी कि हम उनकी ज़बान में उनसे अच्छे तर्ज पे बात करते थे, हम उनसे ग्रामर के हिसाब से बात करते थे, और वो जो है ना विदाउट ग्रामर के बात करते थे। वो ग्रामर को नहीं जानते थे, इसलिए वो हमसे बड़ा जल्दी इंस्पायर हो जाते थे, यानी कि हैरत ज़दा हो जाते थे। तो वो दोस्ती कर लेते थे कि यार ये हमसे अच्छी बात अरबी में जो है ना बात कर रहा है। हालांकि हमने क्या है, 2-4 अल्फाज सीखे हुए हैं बस, और क्या आता है हमें, कुछ नहीं आता उसके अलावा। काउंटर कल्चर ये पढ़ा किसी ने? ये चलें जी नेक्स्ट लड़की। ये जो सकाफ़त का एक तरीका है ना, ये मुखालिफ सिंध का तरीका है। यानी कि यूँ समझ लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर एक हमारा सूबा है पंजाब, और पंजाब के अंदर अगर कोई रिहाइश पजीर यानी कि रहने वाला, ज़िंदगी गुजारने वाला, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर वो जो है ना सिंधी है, और वो अपने सिंधी कल्चर के हिसाब से वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहा है, तो अब ये देखा जाए तो गालिब कल्चर जो है ना उस इलाके का, सूबे का, उसका एन मुखालिफ कल्चर है। उस सकाफ़त के से बिल्कुल हट कर एक बिल्कुल अलग सकाफ़त है। और देखा जाए तो ये इन गालिब सकाफ़तों के जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिस कल्चर को अडॉप्ट कर रही होती है, उसके बिल्कुल एंटी कल्चर होता है, काउंटर कल्चर जिसको आप कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पढ़ लें, खुसूसियात। ये आम तौर पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कल्चर जो होता है ना उसकी मुखालफत भी आम तौर पे कर रहे होते हैं, यानी कि उसके बिल्कुल मुखालिफ होता है। ये इसकी खुसूसियात में से है, क्योंकि जो आपका मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिस कल्चर को दे, इसकी मिसाल इस तरीके की है ना कि एक ज़माना, एक वक्त वो भी था कि मुसलमान अपने कल्चर पे 100% अमल करता था। यानी कि मुसलमान का कल्चर क्या था कि वो भाई दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है, ये उसका इस्लामी कल्चर है, ठीक है ना। और देखा जाए तो गालिब कल्चर तो मुसलमानों का अगर देखा जाए इस्लाम वाइज तो वो यही है, और वो सुन्नत लिबास पहनता है। तो जब 100 लोग ऐसे ही होते थे, एक ज़माना वाकई ऐसा था, और एक अगर उनके दरमियान खुदा न खास्ता बग़ैर दाढ़ी वाला या बग़ैर सुन्नत लिबास के एक इंसान मौजूद होता था, तो उसको ख़ुद भी आर महसूस होती थी, बुराई महसूस होती थी, यानी उसको बड़ा बुरा महसूस होता था, लगता था बुरा कि भाई माशाल्लाह मुसलमान सारे देखो ऐसे हैं। लेकिन करते करते फिर जैसे एक वक्त ऐसा आ गया कि उलट हो गया कि अब माशाल्लाह से जो है 100 मुसलमान हैं तो वो दूसरे स्टाइल के हैं, और एक उनके अंदर सही स्टाइल का मुसलमान है। तो अब उसको फिर हरगिज़ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये क्या बात हुई। अब सब जो है ना वो ऐसे हो गए, इस्लाम मुखालिफ हो गए, और मैं इस्लाम के ऐन मुताबिक जब खड़ा हुआ हूँ तो उसको फिर एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अपने इस कल्चर पर मजबूती से स्ट्रॉन्ग वाइज जो है ना उसको डटे रहना चाहिए। बस यही होता है, जब काउंटर कल्चर हो जाए ना, मुखालफत हो जाए, तो फिर इसी अंदाज में जो है ना इंसान अपने सकाफ़त को छोड़कर फिर उसको बुरा भी नहीं महसूस हो रहा होता, बुरा भी नहीं लगता। चलें भाई आगे। आइडेंटिफाई ईच एज अ टाइप ऑफ कल्चर। बताओ भाई क्या समझ आ रहा है यहाँ?
कहाँ पे? ये वाला, ये वाला, ये रेनबो है ना, रेनबो। तो यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ ना। गाँव में लूट ऐसी थोड़ी थी, इतनी एडवांस वो नहीं। ये जो आपने अभी तीन, देखो आपने अभी बेसिक 2 टाइप्स पढ़ी है कल्चर की, फिर उसके बाद आपने 3 टाइप्स को देखा है डिफरेंट, उनके हिसाब से आपने अब आइडेंटिफाई करना है इधर। अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ ना, अब आप मुझे क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आपको समझ आ रहा है? देखें, सबसे पहले दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ये देखो, ये एक तो हमने पढ़ा मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, मादी और गैर मादी कल्चर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये 3 टाइप्स पढ़ी हैं, डोमिनेंट, सब कल्चर्स एंड काउंटर कल्चर। डोमिनेंट कल्चर आपने पढ़ा है, जो गालिब है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको अडॉप्ट करते हैं बड़ा इजीली। सब कल्चर आपने पढ़ा है, जो छोटे छोटे सकाफ़तें होती हैं, यानी कि ग्रुप्स ऑफ कल्चर के डिफरेंट टाइप्स हैं वो, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो आपने पढ़ा वो क्या है? काउंटर कल्चर, जो यानी कि मुखालफत कर रहा होता है गालिब कल्चर की भी और सब कल्चर्स की भी, और ये मुखालफत के अंदर ये उसकी खुसूसियत होती है। और किस एतबार से मुखालफत करता है वो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने ही कल्चर को जब छोड़ देते हैं और दूसरे कई कल्चर्स को या किसी एक के सकाफ़त को आप अपना लेते हैं, बस यही समझे काउंटर कल्चर है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई आपने करना है पिक्चर वाइज, कि पहले तो मुझे यहाँ पर ये बताएंगे कि मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर आपको यहाँ पर कहाँ पे वाज़े हो रहा है, किस पिक्चर के अंदर आपको लग रहा है कि जी ये मटेरियल कल्चर है, यहाँ पर नॉन मटेरियल कल्चर है। इस पिक्चर के अंदर ये नॉन मटेरियल कैसे हो सकता है? कुरान पाक भी मौजूद है, चीज़ें दिखाई जा रही हैं आपको, देखें। इसी तरह ये हलाल खाने प्रोडक्ट्स भी रखी हुई हैं, फिर ईद भी लिखा हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा मटेरियल कल्चर है, यानी कि जिसमें आपको चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह और नुमाया नज़र आ रही हैं। हो सकता है हिंदू ने टोपी पहनी हुई हो, आपको उसका अकीदा तो वाज़ेह नहीं हो रहा ना, हिंदू हो सारे या कोई और गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो या कोई क्रिश्चियन हो, लेकिन चीज़ों से आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है? चीज़ों से अंदाज़ा हो रहा है तो मटेरियल कल्चर हुआ। इसी तरह यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? नॉन मटेरियल कैसे? क्योंकि हाथों पे वो लग रही है ना, क्या कहते हैं उसको, होली का एक अंदाज है। हाँ, इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, अभी डोमिनेंट और सब डोमिनेंट सब का वो नहीं मैं पूछ रहा, अभी मैं मटेरियल नॉन मटेरियल पूछ रहा हूँ। ये नॉन मटेरियल है, इधर से इनका अकीदा कैसे ज़ाहिर हो रहा है, या इनका कोई ज़बान ज़ाहिर हो रही हो, लैंग्वेज या सोच का पता चल रहा हो। ड्रेसिंग से क्या ज़ाहिर हो रहा है? हाँ, ड्रेसिंग से क्या ज़ाहिर हो रहा है? ऑफिस वर्कर हैं, तो मटेरियल हुआ ना। अगर चीज़ों से आपको ज़ाहिर हो रहा है, चीज़ों से पता चल रहा है, अच्छा इसमें क्या पता चल रहा है? ये नॉन मटेरियल है, वो मटेरियल है, वो मटेरियल कल्चर है। ये सेकंड और थर्ड जो है
अच्छा, ये जो फिफ्थ है ये इसमें क्या चीज़ें हैं जिससे आपको कुछ जाहिर हो रहा है इनके अकीदे? यही तो फिर नॉन मटेरियल हुआ ना, कि कोई ऐसा फ्लैग है ही नहीं दुनिया में। इतने रेनबो कलर वाला फ्लैग कौन सा है? इतने रेनबो कलर वाला कौन सा फ्लैग है, मुझे नाम बताओ ना, किस कंट्री का है? किसे का? नॉन मटेरियल है फिर ये। नहीं, तुम फजूल बोल रही हो बस, कौमे लूत के पीछे पड़ गई हो बेवकूफ़। चले भाई, कम से कम मटेरियल नॉन मटेरियल कुछ तो थोड़ा सा समझ आ गया ना, कि जो आपको मादी चीज़ों से समझ आ रहा है वो मटेरियल है, जो गैर मादी चीज़ों से आपको समझ आता है ना, मुझे तो लगता है यहाँ पर हमें बग़ैर इन चीज़ों के जो है ना समझ कुछ आ रहा है, कि इनका जो अकीदा होगा ना ये उस हिसाब से उस मज़हब पर होंगे, उस कल्चर पर होंगे, उस सकाफ़त पर होंगे। क्योंकि यहाँ पर सकाफ़त कोई ऐसी वाज़ेह ज़ाहिर नहीं हो रही, कपड़ों से हो रही है, फ्लैग से नहीं हो रहा है, ऐसे ही कलर है, देखना पड़ेगा फिर बहरा। अच्छा चलो ठीक है। सेकंड टाइप जो है ना, अब सब कल्चर्स इन पाकिस्तान स्मॉलर डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप्स और कम्युनिटीज दैट एग्जिस्ट विद इन अ लार्जर सोसाइटी। इतने बड़ी माशरे के अंदर ये बहुत सारे कल्चर्स की डिफरेंट टाइप्स जो है ना वो मौजूद हैं। सब कल्चर आप जानते हैं कि हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब क्या है उसको देख लेते हैं। यूनिफॉर्मिटीज़ एंड वेरिएबिलिटीज़ अमंग पाकिस्तानी सब कल्चर्स। कल्चरस यूनिफॉर्मिटी, यहाँ से पढ़ो भाई। पाकिस्तान में जो मौजूद सब कल्चर्स हैं सकाफ़ती एतबार से बहुत छोटे पैमाने पर भी अलग अलग सकाफ़ती ग्रोह या कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, जो एक बड़े माशरे के अंदर आम तौर पे हमेशा मौजूद होती हैं। उनमें आप देखें तो ज़ैली सकाफ़तों में बाज़ जगहों पर जो है ना सिमिलैरिटी भी है, यकसानियत है, यानी कि एक जैसी बहुत सी चीज़ें उनके अंदर नुमाया होती हैं। जैसे आम तौर पे आप देखें तो घर बनाने के अंदाज़ सबके अंदर एक जैसे नुमाया हैं। उनके घरों में कोई आपको ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हमारे यहाँ नज़र नहीं आएगा। इसी तरह तग़य्युरात सकाफ़ती यकसानियत भी है, यानी कि बहुत सी तब्दीलियाँ ज़माने के एतबार से नस्ल के एतबार से चेंजिंग्स आ रही होती हैं, उसके बावजूद भी उनका कल्चर और सकाफ़त में कोई तब्दीली नहीं आती। द सिमिलरिटी अमंग द डिफरेंट कल्चर इज़ कॉल्ड कल्चर यूनिफॉर्मिटीज़। बात समझ में आ गई? अब आगे चले, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, इसको कोई पढ़ ले, नज़र आ रहा है? हाँ, पैटर्न बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। हो सकता है कि कल्चर जो है ना जो एक दूसरे के ज़रिए से किसी को हासिल भी होता है, यानी कि आप जब इस तरह की मामलात देखते हैं कि भाई बहुत से जगहों पर ऐसे भी रिश्ते हो जाते हैं जो दो ख़ानदान आपस में जुड़ जाते हैं, पंजाबी सिंधी है या बलोची और सिंधी है, या इसी तरीके से जी वो तो दिल्ली के रहने वाले हैं और ये खालिद जो है ना उर्दू स्पीकिंग है, तो बड़ा डिफरेंस होता है इस तरह। लेकिन वो आपस के कल्चर जो है ना एक दूसरे के साथ शेयरिंग होते हुए और यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर बन जाते हैं। रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी, चले इसको कोई पढ़ ले। खामोश हो जाए।
हाँ जी, क्या मतलब, क्या समझ आया इससे? पाकिस्तान के लोग इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, इस्लामिक हमारी जितनी भी लैंग्वेज है सब अलग अलग तरह की, जो रिलीजन है वो एक ही है, वो इस्लाम है। यानी कि किसी भी सकाफत और तौर तरीके अंदाज पर चलने वाले जितने भी किस्म के लोग हैं वो अडॉप्ट किसको कर रहे होते हैं? रिलीजियस वाइज जो उनका कल्चर है वो इस्लाम को आम तौर पे फॉलो कर रहे होते हैं। इस एतबार से देखा जाए तो इस्लाम को वो सारे फॉलो कर रहे होते हैं और जितने इस्लाम के तौर तरीके हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो कि आम तौर पे कॉमन है। ऐसा नहीं है कि किसी जो है ना ख़ानदान आला है और अमीर तरीन है तो उसके लिए इस्लाम का तर्ज तरीका, तौर तरीका अलग है, जो गुरबत वाले हैं उनके लिए तौर तरीका अलग अलग है। ऐसा नहीं है, बल्कि रिलीजन वाइज जो प्रैक्टिस है ना वो आप देखें तो बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ है कि मुसलमानों में चाहे बादशाह है या नौकर है, ग़ुलाम है, दोनों हो सकता है एक सफ़ में एक साथ खड़े हुए हों, कोई मुमानियत नहीं है। इबादत के वक्त अल्लाह उन्हें एक साथ खड़ा करके ये बात साबित कर देते हैं कि भाई इस्लाम का कल्चर तो वाहिद है, एक ही सकाफ़त है, सेम है, वो किसी के लिए उसमें डिफरेंस नहीं है। बात समझ आ गई? इसी तरह आगे आ जाए लैंग्वेज पर। जी आ जाए। आम तौर पे आप देखें तो जो आपस का कम्युनिकेशन का ज़रिया है ना पाकिस्तान में, अगरचे आप जानते हैं बहुत सारी ज़बानें बोली जाती, पंजाबी भी बोली जा रही है, बलोची भी बोली जा रही है, सिंधी भी, और पता नहीं कितनी ज़बानें, हमें बाज़ के तो नाम भी पता नहीं होते, लेकिन आम तौर पे जो आपस में ताल्लुक़ और रवाबित का लिए इस्तेमाल होने वाली ज़बान है वो आम तौर पे उर्दू ही है, तो उसको ज़्यादा जो है ना फ़रोग़ दिया जाता है। इसी तरह आगे आ जाएं, लिटरेचर एंड पोट्री। ये हमारी ज़िंदगी की सकाफ़त का जो एक इजहार होता है ना, नुमाया होता है, वो वाज़े होता है, वो हमारे शायरों की शायरी से भी होता है बहुत ज़्यादा, उससे भी हमारी सकाफ़त और कल्चर का हमें जो है ना एक मैसेज मिलता है, एक मोहब्बत का अंदाज़ पता चलता है, और ख़ुसूसन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी सकाफ़त के कल्चर वाइज भी, और इसी तरह हमारे तौर तरीक़ों का भी जो अंदाज़ा होता है वो हमारी पुरानी जो आम तौर पे हमारी शायरी होती है ना उससे भी इसका बहुत ज़्यादा इजहार होता है। चलें भाई, ये पीछे वाली लड़कियां पढ़ें ना, जिनका नंबर आ रहा है, ड्रेस। चलें भाई, पीछे वाली। आम तौर पे हमारे यहाँ आप जानते हैं कि जो लिबास है ना, ये इंसान का सबसे पहला समझ लें कि जो है ना एक अलामती निशान होता है। आपके लिबास को, आपका चेहरा देखने से भी पहले इंसान को अंदाज़ा हो जाता है भाई ये किस कल्चर का इंसान है, या किस नस्ल का इंसान है, या ये जो है ना किस मुल्क का रिहायशी बाशिंदा है, कहाँ का रहने वाला है। उसके इसी लिबास से सबसे पहले इस बात का अंदाज़ा हो जाता है। तो अगर मुसलमान है उसका लिबास भी फिर सुन्नत वाला है, जिसमें साफ़ और क्लियर कट वाज़े तौर पर ये बात है, जब आप पहले टेलर को अपने कपड़े सीने के लिए दिया करते थे या करती थी तो वो उसी कपड़े से आपकी टोपी और आपका जो दुपट्टा होता है ये भी सी के देता था। यानी कि कंप्लीट ड्रेस में जो है ना आपका सर का ढाकना भी शामिल।
अगर सर पर ये नहीं है इसका मतलब आप इनकम्प्लीट ड्रेस में हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के वो अक्लमंद दानिश्वर लोग जो वाकई सही उनकी अक्ल इस वक्त तक मौजूद है वो कहकर जा चुके हैं, जिनकी अक्ल बिल्कुल ठीक। और इस्लाम भी यही बात कहता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही बात कि ये हमारे ड्रेस को कंप्लीट करती है चीज़, चाहे वो मर्द हैं या औरत हैं या कोई भी है। मैं किसी को नहीं बोल रहा, क्लास के बाहर वालियों को कह रहा हूँ। चुनाचे मैं अंदर बोल तो रहा हूँ लेकिन कह जिनको रहा हूँ ना वो बाहर वाली हैं, बात समझ आ गई। चुनाचे बात यह है कि इंसान के जब तिब भी कहती है बाल उड़ जाते हैं, और आजकल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बाल उड़ रहे हैं। बाल बीच में से नहीं उड़ रहे ना, देखो ये इसकी बरकत, हाँ ये इसकी बरकत है, क्योंकि अब तो साइंस ने भी ये बात कह दी है कि जो रेस आती है ना आसमान से डायरेक्ट, उसको ये भी नहीं रोक सकती है, इतनी कंक्रीट की दीवारें भी नहीं रोक सकती, लेकिन एक कपड़ा ये रोक लेता है। तो अगर आपने सर को ढांपा हुआ है इसका मतलब है वो रेस आपके डायरेक्ट यहाँ नहीं पड़ेंगे और आपके बाल नहीं उड़ेंगे। वरना तो आजकल माशाल्लाह ख़वातीन भी गंजी हो रही हैं बीच से, चूँकि वो सर नहीं ढक रही तो गंजी हो जाती हैं, बाल उड़ लें, बाल बेतहाशा टूट रहे हैं। उसकी वजह भी क्या है कि ये जो डेंजरस रेस है ना ये उनके बालों को उड़ा रही है। चलो आप अल्लाह के हुक्म को सुनकर नहीं या फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को सुनकर नहीं और इस्लाम की भी सुनकर नहीं तो कम से कम साइंस की सुनकर, वो फिर किसी बीमारी या किसी और वजह से हो जाता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक आता है सरसों का ओरिजिनल तेल, जो ख़ास ये जो सरसों का पौधा होता है ना फूल, उससे निकलता है। अभी मुझे भी ला के माशाल्लाह एक बंदे ने दिया जिसने अपने हाथों से वो तेल निकाला है। तो वो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप नहाकर थोड़ा सा बिल्कुल चुन्ना सा 1-2 कतरा हाथ पे लेके ऐसे करें और बस यूँ कर लें ऐसे, बस जब आपने ऐसे कर लिया तो अब आपके जो है ना बाल भी नहीं उड़ेंगे, बाल टूटेंगे भी नहीं, और सबसे बड़ी बात बाल सफ़ेद ही नहीं होंगे। चुनाचे मैंने उन साहब को पता चला, इन्होंने खुद देखा है, बताया है कि 90 साल उम्र हो गई और उनके बाल अब तक सफ़ेद ही नहीं हुए। वो बचपन से नहीं बचपन से सरसों का तेल ऐसे ही लगाते हैं, ओरिजिनल असली सरसों का तेल जो है। हाँ ये सुन्नत भी है तेल लगाना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लगाए करते थे तेल। और आँखों के अंदर जो है ना सुरमा डालना, और सुरमा भी ख़ास जड़ी बूटी आती है ममीरी का सुरमा। जब आप ख़ास ममीरी का ही एक जड़ी बूटी होती है पत्थरनुमा, सिर्फ इसको बग़ैर पत्थरों के किसी से पिसवा लेना, उसमें मेहनत है, और उसका सुरमा आँखों में लगाएं तो ये चश्मा भी हट जाता है। ये अभी मेरा भी, हाँ ना, मैं तो बड़ा ढूंढ भी रहा हूँ उसको, लेकिन मेरा फिर भी उसके बग़ैर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया। 5 नंबर था, अभी 1 तक आ गया। अभी ये एक भी इंशाल्लाह ममीरी मिल जाए तो ये भी ठीक हो जाएगा। अभी मैं तलाश में लगा हुआ हूँ, उसको मुश्किल से मिलती है वो ममीरी, ओरिजिनल चाहिए ममीरी। ऑनलाइन इतनी नहीं मिल रहा इतनी आसानी से, ओरिजिनल नहीं मिलता इतनी आसानी से। हमने किसी को कहा हुआ है वो ढूंढ के निकालेंगे तो, लेकिन ये कि ज़बरदस्त चीज़ है। ममीरी एक जड़ी बूटी होती है पत्थरनुमा, उसको पीसते हैं ना तो वही सुरमा बन जाता है। वो कहते हैं 10 से 11 दिन आप इस्तेमाल करें, जिसका 7-8 नंबर भी होगा ना चश्मा उतर जाएगा। और खालिस सिर्फ जो है ना सब्जियां खाएं और बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दें। तो हमने भी माशाल्लाह अमल किया तो देखो 4-5 नंबर कम हो गए। हाँ बाहर का खाना बहुत अवॉइड करता हूँ, बहुत मजबूरी की हालत में, महीनों में कभी एक बार खा लिया तो खा लिया।
पका हुआ तो बाहर का ही है ना, वो जिन जिन स्टाइल में पका हुआ है वो हम बताएंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। खतरनाक स्टाइल में बना हुआ, तो बगैर बिस्मिल्लाह के बगैर वजू के बना हुआ। बात समझ गए? गाने गाते हुए और उल्टी सीधे काम करते हैं तो उसमें कोई बरकत नहीं है उस खाने में। सबसे असल बरकत वाला खाना घर का साफ सुथरा है बस। चले भाई, नेक्स्ट किसकी लड़की का नंबर है? ड्रेस आपका नंबर है। चले, ड्रेस हो गया, आगे आ जाए। डाइट, हाँ इस्लाम में चूँकि इसीलिए देखें हमारे जो बड़े भी गुजरे हैं ना, वो खुद ही खेती बाड़ी करते थे, खुद ही बागबानी करते थे और अपनी छोटी सी ज़मीन पे उनकी कोशिश होती थी कि हर फल और सब्ज़ी भी खुद उगाएं, ज़िक्र करके उगाते थे और उसी को खाते थे। बाहर से वो ना गल्ला लेते थे ना गंदम लेते थे, उनकी कोशिश भरपूर यही होती थी ताकि साफ़ सुथरा ग़िज़ाइयत आपके जिस्म में जाए। और याद रखें कि आप जिस कदर कुदरत के करीब होंगे, नेचर के, जिसको कहा जाता है ना नेचुरलिज़म, ये सबसे बेहतरीन इलाज है दुनिया के अंदर, टॉप पर है ये इलाज। लेकिन इसके आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे कभी। हालांकि नेचुरलिज़म वो इलाज है जो हम में से हर इंसान खुद भी कर सकता है अपना इलाज, बग़ैर किसी मेडिसन और बग़ैर किसी ऑपरेशन के। आप ग़िज़ाओं से अपना इलाज कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 बातें सिर्फ बता देता हूँ, आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप हमारी तरह कभी बीमार नहीं होंगे, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, हम भी अल्लाह के हुक्म से नहीं होते। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। तो बेहतरीन तरीका ये है, 2-3 चीज़ें अगर आप अडॉप्ट कर लें सुनकर, तो आप भी इंशाल्लाह कभी बीमार और आप परेशान नहीं होंगे, हत्ता कि जिस्म में कमज़ोरी भी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो वो पहली बात ये है कि आप बाहर का खाना कभी नहीं खाएं। पहली बात, ये सख्त बात तो है लेकिन आपके लिए सबसे बेहतरीन बात है कि बाहर का खाना अवॉइड, बिल्कुल 100% छोड़ दें। घर का खाना सिर्फ खाएं, उसमें भी जो है ना सिर्फ आप जो है ना सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट और ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाएं। अगर कच्ची सब्ज़ियाँ आप खा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, खाने के साथ साथ खा लें। भले आप सालन रोटी खा रहे हैं लेकिन कच्ची सब्ज़ियाँ साथ साथ खाएं, हर किस्म की। और अगर उसके आप बीज भी खा सकते हैं ना, बीज, तो ये तो और ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके बीज बहुत सस्ते मिल जाते हैं, हर सब्ज़ी का बीज जो है ना आपको बड़ा सस्ता मिलता है और आप उसको इस्तेमाल करें। तीसरी बात यह है कि आप मगरिब के बाद कुछ भी नहीं खाएं। मगरिब के बाद जब अंधेरा हो गया ना, अंधेरा हो जाने के बाद अब आपने कुछ भी नहीं खाना। मगरिब से पहले सारा कुछ खा पी लें, जो खाना है मगरिब से पहले खा लें। मगरिब के बाद आप कुछ नहीं खाएं, फिर देखें आपकी सेहत को कुछ हो जाए तो हमारे पास आ जाए। इंशाअल्लाह आपको जो है ना अपनी सेहत बिल्कुल 100% नज़र आने लग जाएगी, आप ताकतवर बनना शुरू हो जाएंगे और ये हकीकत बात है। तो ये चीज़ें कर लें। अगर 3 बातें मैंने आपको सिर्फ बताई हैं, बाहर का खाना नहीं खाएं, घर का साफ़ सुथरा खाना, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं, बीज उसके खाएं, फल खाएं, फ्रूट सब खाएं आप, लेकिन साफ़ सुथरा। और तीसरे नंबर पे मगरिब के बाद कुछ भी नहीं खाएं। भले से कुछ आ जाए लेके रख लें, भाई मैं बाद में खा लूँगा अगले दिन। सुबह का नाश्ता टाइट करें, दोपहर में टाइट खाना खाएं, मगरिब से पहले टाइट खा लें, उसके बाद कुछ भी नहीं खाएं। भाई यही तो आपको शुरू में महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत हो जाएगी। भाई हम तो कई सालों तक, मुझे याद है 14-15 साल, हम असर के बाद रात का खाना खाते थे। मदरसे में हमारे यहाँ रूटीन है, आम रूटीन है, असर की नमाज़ पढ़ते हैं और खाना खा लेते हैं जाके मतबख। और अब भी मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ लेट नाइट नहीं खाता खाना, मगरिब से पहले आप खा लें बस। अगर थोड़ा बहुत लेट हो गया तो फ़ौरन मगरिब के बाद खा लें, उसके बाद ना खाएं। अंधेरा हो जाए फिर कोशिश करें ना खाएं। चलें भाई,
हाँ नहीं, जब आपकी आदत हो जाएगी ना फिर आपको भूख नहीं लगेगी, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, जब तक आदत नहीं बनेगी तो थोड़ा सा आपको शुरू में तकलीफ़ होगी, लेकिन कुदरती और नेचुरलिटी का जो इलाज है वो यही है, बेहतरीन और सबसे आसान तरीन इलाज। समझ आ गई? चले भाई, किसका नंबर था? नेक्स्ट लड़की। हाँ चले। हाँ जी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। भाई मर्दाना गलबे वाला जो मुआशरा है ना, ये हमेशा कामयाब हो जाता है। जिस मुआशरे के अंदर भी मर्द डोमिनेंट होगा और वही ये डिसीजन ले रहा होगा, फैसले कर रहा होगा, वो मुआशरा हमेशा मुस्तहकम और मजबूत रहेगा। और इसमें ज़्यादा फ़ायदा भी इसी कंडीशन में है। आ जाओ, अभी क्विज़ लेंगे, आ जाओ जल्दी से, क्लास का और किसका, जल्दी आ जाओ। आधे घंटे में भले आ जाओ, आधा घंटा है आपके पास, जल्दी आ जाना। लेकिन ठीक है भाई स्टूडेंट, तो जिस मुआशरे के अंदर भी कल्चर ये होगा कि मैं असल डिसीजन लेने वाला वो डोमिनेंट है, मेल है, तो वो सोसाइटी हमेशा कामयाब रहेगी। और जहाँ पर अगर औरतें डिसीजन लेने वाली होंगी तो वो मसला बनेगा। हाँ, घर के अंदर फैसले औरत ले ले, घर के अंदर की जो सेटिंग करनी है या घर के अंदर के मामलात हैं उसके अंदर जो है ना, मर्द उसको ना तंग करे, परेशान नहीं करे, क्योंकि वो तजुर्बेकार होती है घर के अंदर के मामलात की, तो वो सारे काम उसको करने दे। लेकिन जो बड़े फैसले हैं ये तो औरत को खुद चाहिए कि मर्द के ज़िम्मे लगा दे भाई, कि भाई मैं इतने बड़े बड़े फ़ैसले नहीं ले सकती, आप खुद फैसले करें, क्योंकि वो इसका मेंटेनर होता है, इसका जो है ना हिफाजत करने वाला होता है, घर के उमूर और इंतज़ामात को चलाने वाला वो होता है, मैनेजमेंट करने वाला वो होता है। आप घर में पकाना क्या है, घर के सामान की सेटिंग क्या है, घर में किस वक्त किस चीज़ को कैसे किधर करना है, ये सारा औरत की जिम्मेदारी है। इसमें उसको बोल लें, हाँ डिवाइड कर लें, ये डिवीज़न तो इस्लाम की हुई है, हमारे दीन में जो है ना, इस्लाम के अंदर ऐसा है। हाँ वो तो देखें, दीगर मज़ाहिब के अंदर तो शुरू से ही ऐसे है, और बल्कि ये भी कोशिश की गई है कि औरत को मर्द से ऊपर ले आया जाए, लेकिन वो मुआशरे आप फिर देखें ना, तबाह भी हुए ना, तबाह हुए। ये पूरी दुनिया का स्टेट्स है। इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये सर्वे किया गया आए गुज़िश्ता 50 सालों का, जब ये उसका रिज़ल्ट फाइनल किया ना, तो उन्होंने कई कंट्रीज़, कई ममालिक के, दुनिया के बड़ी बड़ी फर्म्स के और बड़ी बड़ी हद तक के मुल्क के अंदर भी जो है ना, जहाँ जहाँ उन्होंने देखा कि मर्दों ने हुकूमत कायम की और जहाँ के CEO जो थे वो मेल थे, और जिन कंपनीज़ को हैंडल करने वाले मर्द थे, और जिन इलाक़ों को, रियासतों को चलाने वाले मर्द थे, एक तो उन्होंने उसका पूरा तखमीना निकाला, हिसाब किताब, स्टेट्स निकाले। फिर जहाँ जहाँ फ़ीमेल्स थी ना, ख़वातीन, तो उनका निकाला हिसाब किताब, तो आप हैरान रह जाएंगे कि मर्द जो है ना वो ख़वातीन से डबल थे अपनी सर्विसेज और पोजीशंस के अंदर, उनकी कारकर्दगी इनसे डबल से भी आगे थी बल्कि। तो लेकिन अगर यही आप तखमीना स्टेट्स जो है ना घर के अंदर का निकालें तो ख़वातीन मर्दों से 50 गुना आगे माशाल्लाह, क्योंकि मर्द वो ज़ाहिर है नहीं बच्चे संभाल सकते, उस तरह की खिदमतें नहीं कर सकते, कपड़े धोना है, बर्तन धोने हैं, वो नहीं कर पाता बेचारा।
हमने तो देखा है ना, जमातों में हम करते हैं तो हम किस तरह करते हैं हमें पता है। खाना भी पता है खुद ही पकाना है, बर्तन भी अपने खुद धोने और कपड़े भी खुद धोने, फिर दावत दीन का काम भी खुद करना है, तो लग पता चल जाता है माशाल्लाह। लेकिन ये है कि एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ऐसे ही जब कभी हम बनाते हैं, और मर्दों का तो ये भी है कि औरतों से ज़्यादा उनके हाथ में जायका है। ये एक हैरत की बात है, ना मानने वाली बात है, लेकिन ये फैक्ट है, अगरचे फैक्ट है। हाँ, तो लेकिन हालांकि काम खातून का ही असल में, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब हज़रत आयशा को कहा था कि आयशा ये आप क्या कर रही हो, वो रोटी पका रही थी, तो कहा कि अच्छा ये तो लाओ मैं बना देता हूँ, तो आपने यही फरमाया हंसते हुए मजाक में कि आपका काम तो नहीं है, आप कैसे बनाएंगे। तो आपने लिया पेड़ा बनाया, अब वो पकने के लिए रखा तो वो पकी नहीं रही थी रोटी, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि देखा आपने सही नहीं बनाया ना, तभी तो रोटी नहीं पक रही। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं ये बात नहीं है, बात ये है कि इसको मोहम्मद का हाथ लग गया इसलिए इस पर आग असर नहीं कर रही है, वो एक अलग बात थी। खैर, लेकिन इस एतबार से देखा जाए तो घरेलू ज़िंदगी में तो औरत बिल्कुल 50% से भी ज़्यादा मर्द से आगे काम करने में। लेकिन हम बात कर रहे हैं घर से बाहर की, तो वहाँ पर जो डोमिनेंट वाकई साबित हुआ ना उन स्टेट से भी, तो वो मर्द हजरात थे कि उनकी एफिशिएंसी, हालांकि औरत तो कितना अपना ज़ोर लगा देती है अगर उसको कोई काम दे दिया जाए, ये हम मानते हैं बात, लेकिन उसके बावजूद मर्दों की जो सर्विसेज रही और जो उनका रिज़ल्ट रहा ना, वो इनसे कई गुना ज़्यादा था। ये दुनिया के मैं आपको स्टेट्स बता रहा हूँ, जो पीएचडी करने वाले और उसी के अंदर डॉक्स पीएचडी करने वाले और माहिर तरीन इस किस्म के लोग, उन सब ने जब ये सर्वे किया है ना, तो जो एक रिपोर्ट पेश की है, ये आपके ऑफिशियल वो रिपोर्ट रखी हुई है, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप वो ऑफिशियल इधर भी सर्च करेंगे, वो आपको स्टेट्स मिल जाएंगे कि मर्द आगे हैं या ख़वातीन आगे। अब आप अगर पूरी दुनिया का इनकार कर दें तो हम तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना। पूरी दुनिया के जो समझदार लोग जिन्होंने प्रैक्टिकली ये सारी रिपोर्ट निकाली, बनाई, 50 साल मेहनत करी उस पर, उसके मुताबिक अगर देखें तो कुरान ने तो ये 1450 साल पहले बता दी थी बात, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, वो यही बात है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, यही है उस आयत का तर्जुमा। अगर आप एक इन वन वर्ड या सम वर्ड्स में समझना चाहें तो यही है वो बात। जब हम समझाते हैं कुरान से तो वो एक थोड़ा सा अजीब लगती है, जब अंग्रेज़ के ज़बान में समझा देते हैं वो थोड़ा सा हज़म हो जाती है, ये फ़र्क हो गया। तो बहरहाल ये हमारा अलमिया है, ये कोई हमारा मतलब ख़ासियत नहीं रही। आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, बात समझ आ गई। चलें, अब किसका नंबर है, नंबर किसका था। अब यहाँ तक हो गई थी ना, अब वहाँ पे जाएगा। इन्होंने पढ़ लिया ना सब ने, इन सब ने पढ़ लिया, अब यहाँ पे जाएगा ना, आप शुरू करें। तफरीही सरगर्मियाँ भी हमारा एक कल्चर का पार्ट है। आप जानते हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो हमारे अपने ज़ाती खेल हैं, जिसमें से आप मलाखड़ा जानते हैं, रेसलिंग उसका दूसरा एक नाम है, कबड्डी आप जानते हैं माशाल्लाह, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तो हमारा कोई वो नहीं है, हमारा तो हॉकी जो है ना मकसद, हाँ, नेशनल स्पोर्ट जिसको कहा जाए। स्क्वाइश भी है, कबड्डी है, इस तरीके के खेल हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और असल में ये निशानदेही कर रहे होते हैं इस चीज़ की कि वो क्या है, पाकिस्तान की एक ये सकाफ़त का हिस्सा है, ये इस बात की निशानदेही कर रहे होते हैं हकीकत में। चलें जी, नेक्स्ट लड़की कौन है आप, हाँ चलें नेक्स्ट वाला, रिलीजियस फेस्टिवल्स।
हाँ, ये तो आप माशाल्लाह जानते हैं कि हमारे मजहबी जो त्यौहार होते हैं उनमें हमारे पास दो ईदें। बाज़ गैर मुस्लिमों ने इस पर भी एतराज़ किया है कि भाई ये दो दो ईदें क्या, क्रिश्चियन है उनकी देखो एक ईद है बस, आप लोग डबल डबल ईदें क्यों मना रहे। बाद लोगों का ये भी एतराज़ है, ऐसे भी करते हैं कि भाई हम सिंगल पे ही गुजारा कर रहे हैं, आप डबल पे पीछे लगे हुए, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब भाई बात ये नहीं है कि हम अपनी कोई मर्ज़ी से ये ईदें मनाते हैं, बल्कि ये तो हमारे गॉड की तरफ से है। अल्लाह ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ईदें दी, दो ही दी, बल्कि आप तो हैरान होंगे कि मुसलमानों ने तो तीसरी भी बना के बैठे में, और बाज़ लोगों ने ऐसा भी किया भाई जो कि गलत है। हो सकता है इन दी फ्यूचर कुछ लोग और आ जाएं, वो चौथी ईद भी बना लें। यहाँ तो पाकिस्तान में तो खुली इस बात की परमिशन है ना, इजाज़त है, जो जैसा चाहे अपनी मर्ज़ी का दीन बनाए, मज़हब बनाए और उस पर चलाए, लोगों को फॉलोवर्स बनाए, बस यही तो यहाँ रही है काम। तो भाई जो अल्लाह ने ईदें दी हैं वही रियल ईद तो वही है ना, या जो हम AIFD वाले एक नई ईद बना लें अपनी और उसे जो है ना प्रोमोट करना शुरू कर दें, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दें, और वाकई में एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि लोग उस चौथी ईद को भी मान लेंगे और उस पर भी प्रैक्टिकली अमल करने वाले लोग मौजूद होंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम उस ईद के दिन ईद की नमाज़ भी पढ़ाना शुरू कर दें और जी मिठाइयाँ भी बांटना शुरू कर दें, और जो दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं इस फेस्टिवल में वो भी हम शुरू कर दें, और वक्त ऐसा आ जाए कि हम ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को छोड़ ही दें। भले ये भाई इन ईदों की क्या ज़रूरत है, हमने अपनी ईदें बना तो ली हैं। तो इसी चीज़ को तो कहा जाता है कि वो बिदअत होती, और बिदअत क्या है, गुमराही है। जो एक शख्स ने एक दफ़ा ना शैतान को देख लिया तो बड़ा कमज़ोर बेचारा, लागर और मरने के करीब, तो उसने देखकर बोला भाई खैरियत है शैतान भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है। तो उसने कहा भाई मेरी तो तबीयत बड़ी बुरी है, हालत ख़राब हुई है। बोला क्या हो गया? बोला मैं इतनी मेहनत करता हूँ साल भर और लोगों से गुनाह कराता हूँ, और इनको पता नहीं किस मौलवी ने ये सिखा दिया है कि जी अल्लाह बड़े माफ़ करने वाले हैं, तौबा कर लो अल्लाह माफ़ कर देंगे। ये लोग तौबा करते हैं, पूरे सालों की मेहनत मेरी एक सेकंड में ज़ाया हो जाती है। कितना बेचारा मेहनत करता तो है ना, शैतान बहुत मेहनत करता है ना, ये तो आप मानते हैं ना। और हम उसकी मेहनत पे एक झटके में जो है ना सारा पानी फेर देते हैं। तो वो कह रहा है मैं तो इसी चीज़ से कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन कहता है कि मैं भी इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं भी अब इनसे ऐसे गुनाह कराऊंगा कि जिसको ये गुनाह ही नहीं समझेंगे। तो अगले ने पूछा वो क्या गुनाह कराओगे? बोला कि मैं इनसे बिदअतें कराऊंगा। पीछे तो पूरा ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, वो भी मेकअप कर रही है, ये भी कर रही थी अभी, और भी इनको देखा देखी 2-3 शुरू हो जाएंगी। तो वो जो है सैलून ब्यूटी पार्लर क्लास में तो गुनाह ही है क्लास ले रहे ना उसमें तो मुनासिब नहीं है ना। तो बहरहाल, तो अब उसने कहा कि जो है ना भाई मैं ना इनको बिदात कराऊंगा, इनसे बिदअतों पे लगाऊंगा। बिदअत क्या होती है कि दीन में एक नई चीज़ अपनी तरफ से एडिशन कर लेना, शुरू कर लेना, और उसको ये गुनाह ही नहीं समझेंगे। ये तो समझेंगे कि ये दीन का पार्ट है और उसे दीन का पार्ट समझते हुए अमल करते रहेंगे। तो तौबा क्या करेंगे, हालांकि वो तो गुनाह का काम होगा। अकीदत में बेचारा बिदअत कर रहा होगा और तौबा भी नहीं करेगा, उसको मौका भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ है। तो अल्लाह ने और उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 फेस्टिवल्स हैं जो दिए, एक ईद उल फितर का दिया और दूसरा ईद उल अज़हा का दिया। ईद उल फितर किस तारीख को होती है? रमज़ान के बाद कौन सी तारीख होती है? यकुम शव्वाल में। और ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज्जा को होती है। बात समझ गए स्टूडेंट? तो ये हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जिससे हमारा कल्चर और सकाफ़त वो जो है ना नुमाया हो जाता है, वाज़े होता है, नज़र आता है माशाल्लाह। कल्चरल वेरिएबिलिटीज़, नंबर ऑफ डिफरेंसेस in cultural life in spite of general uniformity in cultures। हाँ जी, religional languages,
रीजनल लैंग्वेजेस। हाँ पुश्तो, और हाँ पश्तो यही तो होगा, PU नहीं होगा, PA होगा, पश्तो। अच्छा, सिंधी, बलोची और सराइकी ये लैंग्वेजेस हैं जो आप जानते हैं माशाल्लाह हमारे यहाँ बोली जाती हैं। ड्रेसेस आप जानते हैं माशाल्लाह ये हैं, मेरा ख्याल है वो पहला वाला क्या है, नहीं वो ये राइट हैंड साइड वाला क्या है, ये राजस्थानी, हाँ। और ये वाला मारवाड़ी, नहीं मारवाड़ी लग रहा है, या ये वो लग रहा है, वो नवाबों वाला नहीं होता था, नवाब लोग, मुगलिया नवाब दौर वाले, या दिल्ली वाले अनारकली। अच्छा ये कौन, ये सिंधी लग रहा है, ये बलोची है, और ये वाला पंजाबी। तो ये है धोती बांधी हुई है, पगड़ी बांधी हुई है, धोती है। ये कौन सा है, नहीं इनके जूतों से ये वाले जूते होते हैं, पख्तून पश्तो है शायद, यही हो। सिंधी को इधर से गोल कर दिया इन्होंने। अच्छा भाई, फैमिली ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ये तो आप जानते ही हैं। कास्ट एंड ट्राइब्स जो ज़ात होती हैं और जो आपके कबीला होता है, हमारे यहाँ तो बहुत से जो बलोची हैं माशाल्लाह, उनका तो पूरे उन्होंने किताबें छापी हुई हैं, आदम अलैहिस्सलाम तक का सिलसिला नसब पूरा मौजूद है। जैसे अरबों का तो अपने ऊँटों के भी नाम, उसके वालिदैन कौन थे, उसके कौन थे, वहाँ से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनके ऊँटों का नसब और सिलसिला पहुँच जाता है। ऐसे ही बकरों का, बकरियों का, दुम्बों का और घोड़ों की नस्ल पहुँच जाती। अरबों में बड़ा माना भी जाता है इस चीज़ को, अब तक वो बड़ा इसको कंसिडर करते हैं और फ़ख्र भी समझते हैं इस चीज़ को कि भाई ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नस्ल का घोड़ा है, ये फ़लाना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल की हिरनी है, ये फ़लाना ऊँट जो है ना, ये इसका जो नस्ल थी पीछे वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल की थी, सामान लादा था, ये फ़लाना खच्चर है, पूरे और उनके अपने ख़ानदान, अपने ख़ानदानों का भी पूरे शजरे उनके पास रिटर्न के अंदर मौजूद है, लिखे हुए बाकायदा किताबें इसके ऊपर बाकायदा इन्होंने लिखी हुई हैं जिसमें सारे शजरे मौजूद होते हैं। तो ये इस चीज़ को वो लोग जो है ना बड़ा यानी कि कंसिडर करते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं इन चीज़ों का। हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे नहीं गौर किया जाता, ना हमें आम तौर पे अपने परदादे से ज़्यादा आगे का किसी का नाम भी नहीं पता होता, लेकिन वो एक एक चीज़ को समझते हैं इस तरह। चलें जी, सोशलाइजेशन किसका नंबर है उस तरफ, सोशल से आपको ये लफ्ज़ समझ में आ गया होगा, जो समाज के अंदर इस तरीके के बहुत सी निशानियाँ मौजूद होती हैं आपके कल्चर की, सकाफ़त की। मुख्तलिफ़ सकाफ़तें अपने लोग बच्चों को जो है ना मुख्तलिफ़ अंदाज में सिखा देते हैं, उनके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, इसी तरह इक्तिसादी तरीक़ों के अंदर उनके जो सकाफ़त होती है, कल्चर होता है, वो वाज़े तौर पे अलग से नज़र आ रहा होता है, जिस एक तरीक़े को देखकर भी लोग उनके असल कल्चर को समझ लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इल्म बाज़ ऐसे होते हैं, बाज़ उनके एक्सपीरियंस तजुर्बे ऐसे होते हैं, बाज़ उनके मुशाहिदे ज़ाहिर में देखने वाले ऐसे होते हैं कि उनके असरात जो है ना मुख्तलिफ़ बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, यानी कि उनको अलग करने के लिए दूसरों से वो अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। चलें आगे,
स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशंस। चले भाई नेक्स्ट लड़की। उनका नंबर है। Because of this tendency of the individuals of a society and differences of environment, different subcultures have different ways in sports. इन डिफरेंट कल्चर और सकाफ़तों की वजह से क्या है, मुख्तलिफ लोगों के यहाँ आप देखेंगे उनके यहाँ कोई खेल या कोई तरीका जो है ना पसंद किया जाएगा, और दूसरी जगह पे चले जाएं तो उनके यहाँ वो चीज़ पसंद नहीं की जाती। जैसे हमारे यहाँ आप अगर माशरे में देखें तो बच्चों के अंदर आम तौर पे क्रिकेट का रुझान ज़्यादा डाल दिया गया, दूसरे नंबर पे फुटबॉल गए। हालांकि हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन कोई आपको खेलता हुआ नहीं दिखेगा गली कूचों और बाज़ारों इधर उधर ग्राउंड में, लेकिन आपको फ़ुटबॉल खेलते हुए नज़र आएंगे माशाल्लाह। वो एक शौक़ की बात है ना, एक सकाफ़त की बात है। बाज़ ऐसे भी इलाके और मुल्क हैं कि वहाँ पर हॉकी बड़े शौक़ से खेली जाती है, ऐसे गली कूचों के अंदर डंडे पकड़े में और मतलब दरख्तों की उससे लकड़ियों से भी वो जो है ना हॉकी खेल रहे हैं, शौकीन है ऐसे। बैडमिंटन हमारे यहाँ बहुत कम खेला जाता है, लेकिन आप बाज़ जगहों पे ऐसा देखेंगे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खेला जा रहा होता। सोशल चेंज जो माशरे के अंदर तब्दीली लेकर आता है, पेस ऑफ चेंज इज़ डिफरेंट इन ऑल प्रोविंसेस। फूड हैबिट्स, खाने पीने के जो अपने अपने ज़ाहिर मोहब्बत है, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है ना अपने जो उसके सकाफ़त है, कल्चर है, तो उसी के खानों को वो पसंद करे, ऐसा नहीं होता। जैसे बाज़ दफ़ा हम निकाह पढ़ाने जाते हैं, ये डिफेंस के इलाकों में चले जाते हैं। बाज़ मैंने ख़ुद भी एक्टरों के निकाह पढ़ाए, तो उनके निकाह के अंदर अब हमें जब पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं शुरू में जाता था तो खाने क्या होते थे कि जी हम तो समझते ना जी वो राइस होंगे, चावल होंगे किसी किस्म के, या जी सालन होगा, कोई ऐसी चीज़ होगा, तो वो तो मिल ही नहीं रही वहाँ पे, कोई नज़र ही नहीं आ रही। जब मैं पहली दफ़ा की बात बता रहा हूँ, तो हर मतलब बीफ और मटन और कहीं पे बहुत कम चिकन, इस स्टाइल में बना हुआ है कि जी वो तो बस नूडल्स नुमा है, तो फलाने यानी कि अजीब, कोई पीसेस नुमा है तो कोई किस अंदाज में है। अब हमें तो होता है ना कि जी रोटी मिलेगी इसके साथ, या कम से कम पराठा मिलेगा, या कुछ और, उसका तो नाम ही नहीं है। अब जब लोगों को देख रहे हैं भाई ये तो ऐसे ही माशाल्लाह प्लेटों में इस तरीके की चीज़ को उसके साथ मिला के खा रहे हैं, तो उससे हम अंदाज़ा कर रहे हैं कि अच्छा जी इस चीज़ को इस चीज़ के साथ ही खाया जाएगा। कहीं ये ना हो ना कि हम वो चीज़ डाल लें और दूसरी चीज़ उसके साथ मिला लें, तो भी बुरा ना मान जाए कोई कि ये कैसे खा रहे हो भाई। जैसे कल मैंने देखा एक बच्चे को, तो हलीम हम खा रहे थे, तो हलीम मैंने उसको भी दी, तो उसने हलीम में सफ़ेद चावल भी मिक्स करे और रोटी से उनको खा रहा है। बस केचप ही रह गया था कि वो भी डाल ले, और माशाल्लाह उसने प्लेट भर के ऐसे ही खाया है। और एक जगह हम खुद गए तो वहाँ पर जो है ना उन्होंने हलीम लाके ऐसे ही रख दिया, बड़ी दावत थी वो डोंगों के अंदर, और हमारे सामने प्याले रख दिया। अभी हम बैठे हुए इंतज़ार में कि जी शायद रोटी आएगी तो उससे खाएंगे, और रोटी आई नहीं रही। जब 1 डेढ़ 2 मिनट गुजर गए तो सबको हम देख रहे हैरानगी से, वो हमें देख रहे चुप करके, और सब रुके हुए हैं कि जी हम शुरू करेंगे तो वो शुरू करेंगे, और हम बैठे हुए रोटी के इंतज़ार में। तो आखिर भांडा फूट ही गया कि फिर हमने बोल ही दिया मजबूरन कि भाई रोटी तो ले आओ। तो उन्होंने कहा ये रोटी से थोड़ी खाते हैं, तो बग़ैर रोटी के ऐसे ही खाए जाते। अब ऐसे तो हमने खाने की जगह कभी हलीम सिर्फ खाया ही नहीं है, हमने तो जब भी खाया तो रोटी के साथ खाया। सादा खाने वाला मतलब वो है कि बच गया तो चलो खा लिया आखिर में, लेकिन सिर्फ शुरू से ही आखिर तक सादा खाया जाए तो ये नहीं है। फिर ऐसे ही एक सिंधियों की डिश है जो बड़ी मशहूर है, भासा भूसा, पता नहीं क्या नाम है उसका, क्या खोसा, हाँ खोसा। अब खोसा जो है वो उन्होंने एक दफ़ा हम एक दावत में थे, वो ला के रख दिया, और जी
तकरीबन 25-30 उसमें टोकरियाँ छोटी छोटी, उनमें अलग अलग चीज़ें, और वो उन्होंने नूडल्स नुमा और उसमें मिक्स करने वाली सारी ऐसी चीज़ें वो रख दी सामने। अभी हम इंतज़ार में कि यार ये सालन तो आ गया है, लेकिन रोटियां कब आएंगी। अब वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। फिर हमने बोला भाई ये कैसे खाया जाएगा, ये तो बताओ। पहली दफ़ा की बात बता रहा हूँ, पुरानी बात है काफ़ी। तो उन्होंने फिर वो सारा बना के ना एक एक चीज़ डाली, तकरीबन 15-16 चीज़ें उन्होंने उसमें मिक्स करी, फिर बना के रखा। वो हमने बोला ये तो चाट बन गई, जैसे चाट होती है। चाट तो हम खाने की जगह कभी नहीं खाते, जब तक रोटी या चावल नहीं सामने आए तो फिर खाने का क्या पता चले। बहरहाल, व्हाट यू नो अबाउट पाकिस्तानी कल्चर। चलें भाई, ये अब आप अपने पास लिख लें ज़रा कॉपी पर, स्टूडेंट, जो कल्चर आप जानते हैं पाकिस्तानी कल्चर के बारे में। ये सारी आर्ट तक जितनी चीज़ें हैं ना, इसको ज़रा आप अभी अपने पास लिख लें। आर्ट, उसके बाद लास्ट है स्पोर्ट। अभी हाँ लिखकर मुझे दिखाएं ये पेपर पे। मोबाइल में कर लो, फिर क्या करें, मोबाइल में कर लो, मोबाइल में कर लो। फिर मैं इसको जल्दी एंड कर लूँ ना, ये थोड़ा सा रह गया बस। ये क्विज़ नहीं है, ये तो आपका वो है, हम पूछ रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या जान। चलें बताना शुरू करें एक एक करके, यहाँ से 2-4 से हम पूछते हैं। हाँ चलो। फैमिली जो है जॉइंट फैमिली है, और फूड जो है हाँ भाई वाइट कौरमा, फिर बिरयानी, बिरयानी वाले ज़्यादा हैं। निहारी वाले भी कितने हैं निहारी वाले? अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर लो। और नहीं नहीं, अंडा चने वाले कितने ये भी बड़ा पसंद होता है, बड़ी अच्छी डिश होती है अगर तुम लोग। अंडा चना, हाँ बड़ा ज़बरदस्त डिश होती है भी। आर्ट क्या है? आर्ट कैलीग्राफी है। और स्पोर्ट्स हॉकी है, लेकिन पसंद थोड़ी हॉकी करा जाता है। क्रिकेट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और फुटबॉल, फुटबॉल का भी बड़ा, क्योंकि सियालकोट का जो है ना वो सबसे मशहूर है फुटबॉल पूरी दुनिया में। चलें बस ये एंड कर लें, क्विज़ ले लें, फिर जाएं। कल्चरल एवोल्यूशन एंड मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस। चलो भाई एक पेपर निकाल लो, उस पर रोल नंबर नेम लिखो। ये क्विज है आपका 15 मिनट का। नहीं है तो फिर 0 मार्क हो जाएंगे। पेपर तो कहीं से लाना पड़ेगा, वो तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पेपर अरेंज करें जल्दी से, जल्दी अरेंज कर लें पेपर। पेपर लो, कोई किसी से दो भाई इनको पेपर, जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी इनको पेपर कोई दो। 15 से 20 सेकंड बाद, बल्कि इधर तो चलो ज़्यादा दिख रहे हैं ना, 1 मिनट बाद मैं इसको चेंज करूँगा आगे। जल्दी से कोई दो, इनको शेयर करो भाई पेपर। देंगे देंगे, क्यों नहीं देंगे, जल्दी जल्दी दो भाई इनको पेपर दे दो कोई, अल्लाह के वास्ते करो। एक अल्लाह के, दो भाई इनको पेपर दो, जल्दी करो।
जो आसपास वाले किसी के पास बुक होगी, कॉपी होगी, उसमें से 2 निकाल के, होगी किसी के पास तो मैं लेके दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आज है 10 जून है, 10 ऑफ जून। क्लियर तो दिख रहा है? क्या हो गया? पेपर दो ना भाई, किस किस के पास है? पेपर निकालो, एक्स्ट्रा पेपर दो भाई। नंबर डाल के आंसर लिखना है। पेपर दो भाई, एक्स्ट्रा है दो भाई, अपनी डायरी में से दे दो, कहीं से भी दे दो। ये लो, जितने हैं बांटो, तकसीम करो, छोटा छोटा लिखो, किफ़ायत शाहरी से काम लो। लिखो ना, जगह है ना, यहाँ से नंबर डालने सिर्फ आपने, इससे आधा करो। किफ़ायत शायरी से लिखो छोटा छोटा, अब क्या करें? नहीं, एक लिखते हैं नहीं है भाई। उधर से एक पेपर दो इनको भी, ये दे रही है सिर्फ एमसीक्यूज है ना, ये बता। और सबको मिल गए पेपर? आगे भी हैं, सबको मिल गए? नहीं, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है बस। 10 0.5 मार्क्स का है एक एमसीक्यू। कर लें बाहर कर लें, आप आहिस्ता से बात कर लें। सबको मिल गया पेपर? बस नंबर डाल के और ABCD जो करेक्ट है वो लिख दें बस। लिख भी सकते हैं पूरा, आप लिखना चाहते हैं तो। बस खुद से करें, मशवरे नहीं करें। नहीं, खुद करें। अगर नहीं लग रहा, आपको ज़्यादा लग रहे तो ज़्यादा लिख दें। आपको क्या लग रहा है? मुझे एक ही सही लग रहा है बस। शुरू में आखिर में? वो आप छोड़ें, आपको जो सही लग रहा है आप वो लिखें बस। यही तो आपसे पूछना है हमने। सर टोटल कितने हैं आपके? उसके बाद थोड़ी एक्सप्लेन देके 40 हैं। 40 या 14? चले, मैं आगे कर रहा हूँ, 1 मिनट गुजर गया। जल्दी करें, मैं आगे कर रहा हूँ। मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल यूज़ नहीं करो कोई। अभी आ जाएंगे टोटल सामने, जब आखिरी आएगा ना तो खुद ही टोटल हो जाएंगे। जल्दी जल्दी करो, तेज़ी से, टाइम कम है। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। इसलिए आप बगैर मशवरे के खुद से करें, जल्दी जल्दी, इसमें टाइम कम है। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। हैं और हैं, कर रहे दो ना, इन लोगों को भी शोर करेंगे वरना। तेज तेज करो, जल्दी जल्दी।
कोई लंबे नहीं है, आपने ABCD में आंसर देना है बस पढ़ के। पूरा लिख लें कोई मसला नहीं, लेकिन ABCD भी लिख दें तो सही है। यही तो आंसर बताना है तो। हाँ क्या पता नहीं, मुझे आवाज़ ही नहीं आई, आवाज़ ही नहीं आई, मैंने सुना ही नहीं। कर तो दिया। डर गए, मुझे कौन मारेगा इधर भाई, क्या हो गया? मुझे सर पे फटी हुई है। मैं सारे कोर्स इनसे पढ़ूंगी देखना। इंशाल्लाह मैं सब कोर्स पढ़ूंगी इंशाल्लाह। मैंने इनको इतने अच्छे रिव्यूज दिए हैं। होता है, कहाँ ऑप्शन होता है? आता है सर मैंने फॉर यू उसको आपको एग्री आप और मैं मशरफ के बाद सब अब देखना पड़ेगा, वो स्टूडेंट्स के मेरे ख्याल इम्प्रेशन शायद शो होते हैं, पता नहीं हमें नहीं होते। इकरा में तो होते हैं। चलो आगे कर दूं। हाँ इधर नहीं शो होते मेरा ख्याल है LMS पे, ये AIFD वालों के ना, इकरा वालों के शो होते हैं। हाँ हाँ मैं आप लोग के हैं 7 दिखाऊं। When was the Quiet India movement launched? हाँ कर रहा हूँ, 1 मिनट।
आगे हैं, अभी और हैं। मैंने तो विदाउट कैप के करा है। कोई मसला नहीं है, बस बगैर गैप के कर लें, कोई मसला नहीं है। बहुत से लाइन खींच के इस तरफ दोबारा शुरू कर लेना। गैप नहीं दो, अब आगे गैप नहीं दो, और हैं। अभी हैं, ज़्यादा हैं, आगे जो है ना टाइम लगेगा। आपने क्या सवाल के ऊपर जवाब के ऊपर नीचे का क्वेश्चन बनाया हुआ है। सर ये व्हाट वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नीचे लिखते हैं रिजेक्टेड द पेज। सर आप टैब को थोड़ा नीचे करिए, टैब का क्वेश्चन नहीं आ रहा। सर 10 लिखा दें। क्या दिखाऊं? 10? भाई तेज तेज करो ना, इतना टाइम थोड़ी है। तेजी तेजी से करो। कर रहा हूँ, ये बच्चे अभी पीछे ही कर रहे हैं। तेज तेज करो, जल्दी जल्दी। हाँ, ये आ तो रहा है 14 15। ज़्यादा है, जल्दी जल्दी करो। हाँ, इससे शुरू करो। हो गया, कर दूं आगे? तो जल्दी करो ना फिर, ज़्यादा है। हाँ, 20 से ज़्यादा है। 20 के तो 5 मार्क्स बनेंगे। क्या?
कर दूं आगे बस? ये लोग भाई लगे हुए अभी इसी पे पीछे ही। क्या कह रही हैं? हाँ टोटल ज़्यादा है 20 से। टाइम बहुत है, आराम से हो जाएंगे, आधे मिनट का भी नहीं है। वो अभी वो पॉइंट उनका चल रहा है, वो अभी 15 पर है। जल्दी जल्दी चलो आगे। हाँ बताओ नहीं किसी को, बहुत समझदार बच्चे हैं। समझ, इशारे से समझ जाएंगे। अभी जिस कदर ये परेशान हुए हैं ना, आप इनकी परेशानी दूर नहीं करो। बहुत परेशान हुए हैं, इतना मुश्किल है। हाँ नंबर तो संडे वैसे भी देते हैं, आज इतने अच्छे इतने अच्छे देखो ना, 3 मिल के भी उनको समझ नहीं आ रही है। 3 मशवरे करके तभी तो पीछे चल रहे हैं। भाई जल्दी करो तुम लोग, मैं आगे कर रहा हूँ। आगे कर दूं आगे? वो देखो वो परेशान है, कैसे हल होगा। चलो भाई आगे जा रहा हूँ मैं। मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ऑन इंडिया। कर दूं आगे? परेशान हो जाएंगे वो। ओ भाई वो पीछे हैं अभी 17 18 पे। कर दूं आगे? क्या मंगवाऊं? What became more pronounced during and after World War II concerning Hindus and Muslims? चलो भाई मैं आगे कर रहा हूँ।
कितना मार्क्स का 10। क्या 0.5 मार्क्स का एक है ना। 40 ऐसे ही 10 मार्क्स हुए हैं सर 15 का मैंने आपसे कहा सर 15 देता मार्क्स कर रहा हूँ भाई मैं आगे अब। 0.5 मार्क्स का एक है 20 प्लस में होने चाहिए 40 तो 20 की होनी चाहिए सर की मैथ वाली मैथ सर 25 26 का 0.5 का पेपर होंगे तो 20 मार्क्स, लेकिन वो हम परसेंटेज निकालेंगे ना फिर उसको पूरा कैलकुलेट कर कर आके, पूरा जो सीपी होगा ना उसमें। इंशाल्लाह हम नेम नोट कर लेंगे। सर वो वाले नेम पर नोट करिए अच्छे वाले सर आप एक इंशाल्लाह मैं आगे कर रहा हूँ भाई। आप जल्दी करो, जल्दी तेजी से, जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है। बस 30 तक कर लो, चलो 30 तक। चलो सर को है आगे बच्चों सर के कितना में हो गया पढ़िए बेचारे लीडर को भी ना पता सही जैसे ही होगा हमारी सीआरएम इन्हीं की बात 30 तक करूँगा। अल्लाह अकबर। सही है भाई, आगे कर रहा हूँ। वाह, वो ऊपर है बेचारा। जल्दी जल्दी नोट कर लो। हो गया।
सर आप एक हो गया सबका? एक मिनट अपने बात की तस्वीर लेके फिर बेहतरीन आइडियाज़ हैं। चलो भाई, लास्ट आ गया। सर 30 तक बस कर लो। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हो गया? पेन दो, मैं लगा देता हूँ। इनके पास है शीट, इस पे लगवा दो। मैं उससे बोल देना, CR के पास है ना ये शीट इनको दे दो, इनकी लगा के मुझे बता देना अटेंडेंस के वक्त। मुझे बता देना, अभी नाम आएगा ना अटेंडेंस में तो। CR को देते जाओ सारे, जिसका होता है कंप्लीट उनको दो, ये भी उनको दे दो। CR को दे दें, जिसका हो गया। नाम रोल नंबर लाजमी लिखें, नेम रोल नंबर लाजमी लिखिएगा। ये रही बैठी, नेम रोल नंबर लाजमी लिखें। नेम रोल नंबर लाजमी लिखिएगा। ले रहा हूँ अटेंडेंस अभी। अब फाइनल पेपर होगा। 35-40 ऐसे ही होता है। तुम लोग सब्सक्राइब उसको कहाँ करते हो यार? जिसने किया हुआ होगा ना उसको स्पेशल नंबर दूंगा। मैंने नोट किए में सब, जिसने किया हुआ उनके नाम नोट किए में। अटेंडेंस ले रहा हूँ ना, मैंने ये खोला हुआ है। क्यों? अभी तो 15 मिनट हैं क्लास के टाइमिंग में। मेकअप क्लास की वजह से मुझे तुम परेशान कर रही हो हैं? मुबारक हो आपकी, 2 रह गई। 2 कब कर रही हो? 8 में फिनिश हो जाता है बस मामला। वो भी कम नहीं है आपसे। हाँ, उनको भी कम नहीं समझना। आपने गलती में लगाया, गलती से लगी है, मेरी से गलती है। सर आपके गलती। 2 छुट्टियां की मैं मान सर 4 एब्सेंस तो मैंने किए, 2 चलो वो हम कर देंगे सही इंशाल्लाह। आप पेपर दे देंगे, ये मसला नहीं होगा पेपर में। असल तो पेपर होता है ना, यहाँ से नहीं होती, यहाँ से तो लॉक हो जाती है। नाम लिख लिया उसका तरीका मैंने बताया तो है। आप मुझे व्हाट्सएप पे एक एप्लीकेशन शॉर्ट में लिख दो, उसमें आपका रोल नंबर और नेम हो मेंशन, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। कितनी करेक्शन करानी है वो उसमें लिख देना, हो जाएगी करेक्शन। वो मसला नहीं। आपका क्या मसला है? 2 से कुछ भी नहीं होता, आप सुकून से रहें, आप कोई मसला नहीं। हाँ चलो भाई, अटेंडेंस ले रहे हैं। अटेंडेंस किसके पास है? शीट किसी को पकड़ा दो, फिर वो लगाती रहे ना साथ साथ। अब्दुल रहमान, आयशा, सना,
उससे लगाना मुश्किल होगा, पेपर से देख देख के लगाना मुश्किल होगा आपको। क्या कर रही है इसमें? ये तो पिछली क्लास की है, तुमने क्यों निकाल ली है ये? लगा कि इसमें रखना है। हाँ नहीं, उधर रखना है वो। आयशा सना, अम्मारा शेख, आमना राशिद। कहाँ है आमना राशिद? आमना राशिद कहाँ है? अनमोल, अनोद कादरी, अरीज खान, अरीज खान नहीं है, अरीशा सुहेल, अशना असलम, बख्तावर, दुआ मुस्लिम। वो जो लड़की एक गई है उसका नाम आएगा तो मुझे बता देना। इशाल सुनिसारा, ईमान मुस्फिरा कहाँ है? आई भी है। फरा सिद्दीकी, फायहा जिया, मुझे नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हादिया नरमीन, हादिया नरमीन, हमना शुएब, हानी गजनफर, हुदा अनीस, लाइबा, लाइबा तैमूरी, महनूर, महनूर, माहीन जुल्फ़िकार, माहरूख रसूल। हाँ तुम्हारा ले लो, औरों को छोड़। माहिदा खान, माहिदा, मरियम खुर्शीद, मैं ही एब्सेंट। मैमूना, महक, आप है महक, मुनीरा, हाँ मुनीरा, नेहा राशिद, राबिया फ़हीम, रीमा नास, रोहम रेहान, रुमैसा एजाज। उनको दो ना सीआर को।